कहानी की शुरुआत होती है सन 2005 से, जहां इंसान बहुत तेजी से विकसित हो रहे थे और अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इन इंसानों में बहुत सारे बेवकूफ लोग भी थे, जिनकी संख्या तेजी से बढ़ने के कारण हमारी धरती का भविष्य खतरे में आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ आर्मी वाले एक हाइबरनेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ताकि वो समझदार लोगों को बचा सकें। इसके चलते वो दो लोगों को हाइबरनेट करेंगे और उन्हें 1 साल बाद उठाएंगे, और जब वो लोग उठेंगे तो उनकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। जिस एक्सपेरिमेंट के लिए वो अपनी आर्मी में से ही एक ऑफिसर जोई को चुनते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल निठल्ला और बेकार आदमी था। ऊपर से उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान वो मर भी गया तो उसे पूछने वाला कोई भी नहीं था। आगे उन ऑफिसर्स को उसी की जैसी ही कोई नाकारा लड़की चाहिए थी, जिसे वो पूरी आर्मी में ढूंढते हैं। लेकिन जब उन्हें जोई की टक्कर की कोई नहीं मिलती, इसलिए वो एक वैश्या को इसमें शामिल कर लेते हैं, जिसका नाम रीटा है। इसके बाद उन दोनों को एक्सपेरिमेंट के लिए एक मशीन में डाला जाता है, ताकि 1 साल बाद उन दोनों को फिर से उठा सके। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आती है कि जो ऑफिसर इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहा था, उस पर वैश्याओं के साथ गंदे वीडियो बनाने के चार्जेस लगाए गए हैं, जिसके चलते जिस जगह पर वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, सरकार द्वारा उस जगह को बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन उन बक्सों के अंदर जॉय और रीटा अभी भी बंद पड़े थे। आगे वक्त बीतता है और कई साल बीत जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान अब अपनी दिमागी शक्ति खो चुका था। मतलब कि पृथ्वी पर मौजूद सभी के सभी लोग बेवकूफ और बददिमाग हो चुके थे। अब आता है सन 2505, यानी कि 500 साल बीत चुके हैं, जहाँ अब सारे इंसान मंदबुद्धि हो चुके थे और उन्हें 2 का पहाड़ा भी नहीं आता था। साथ ही उनके पास बहुत बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ थे, क्योंकि उन लोगों को कूड़ा इकट्ठा करना बहुत पसंद था। फिर एक दिन जब कूड़ा डालने वाली गाड़ी उस पहाड़ पर कूड़ा डाल रही थी, तभी कूड़े का पहाड़ खिसकने लगता है, जिससे वहाँ पर कूड़े की बाढ़ आ जाती है और बाढ़ में जोई और रीटा के बक्से भी बहने लगते हैं, जिसके अंदर वो पिछले 500 सालों से सो रहे थे। आगे जोई का बक्सा बहुत सारे कूड़े के साथ मार्टिन के घर में घुस जाता है, जो कि वहाँ पर आराम से बैठा टीवी देख रहा था। तभी वो बक्सा अपने आप खुल जाता है। उसमें से जोई बाहर निकलता है और उससे पूछता है कि क्या हम मिलिट्री बेस में हैं। लेकिन मार्टिन उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे उठाकर अपने घर से बाहर फेंक देता है। आगे जॉय जब बाहर चारों तरफ देखता है तो वो पाता है कि वो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच चुका है। अब वो थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो उनसे अपने मिलिट्री बेस के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग उसे वहाँ से भगा देते हैं। तभी उसे वहाँ पर एक हॉस्पिटल दिखाई देता है और वो उस हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके दिमाग के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन अंदर जाकर उसे पता चलता है कि ये जगह हॉस्पिटल कम और कोई कबाड़ खाना लग रही थी। अब जॉय को प्यास लगी थी तो वो एक नल से पानी पीने लगता है, लेकिन उसमें से पानी की जगह एनर्जी ड्रिंक निकलती है। तभी वो वहाँ से गुजर रहे एक स्टाफ से पूछता है कि मुझे पानी कहाँ मिलेगा। वो आदमी पूछता है कि तुम्हें पानी का क्या करना है। जॉय कहता है कि मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। आदमी पूछता है कि वही पानी ना जो हम टॉयलेट में यूज करते हैं। जॉय कहता है कि अबे गधे, मुझे पीने का पानी चाहिए। जिस पर वो आदमी हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब जॉय को लगता है कि शायद उस हाइबरनेशन की वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए वो अपने दिमाग का चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, जो उसे 3 छोटी छोटी लोहे की रॉड देता है और कहता है कि एक को अपने मुंह में डालो, एक को अपने कान में डालो और एक को पिछवाड़े में डालो। अब ये सुनकर जॉय समझ जाता है कि ये गधा कोई डॉक्टर नहीं है। जिसके बाद वो एक और डॉक्टर से मिलता है, जो दिखने में बिल्कुल छपड़ी लग रहा था। जॉय उसे कहता है कि उन आर्मी वालों ने मेरे साथ पता नहीं क्या कर दिया। उस एक्सपेरिमेंट के बाद से मुझे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। वहीं डॉक्टर जो पूरा गधा था, उसे उसकी कोई बात समझ नहीं आती तो वो उसे गालियाँ देने लगता है। जिसके बाद वो उसके हाथ को इस मशीन में डालने को कहता है, ताकि वो उसके हाथों को स्कैन कर सके। दरअसल इस दुनिया में आइडेंटिटी के लिए कोई आधार कार्ड या राशन कार्ड नहीं था, बस एक छोटा सा बारकोड होता है जो लोगों के हाथों पर लगाया जाता है और इसी से ही उनकी पहचान भी हो जाती है। तभी जॉय को वहाँ पर पड़ी एक स्लिप पर डेट देखकर पता चलता है कि अब वो 2005 में नहीं बल्कि 2505 में है। वो तुरंत उठकर खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है और अब इस दुनिया में बेवकूफ और कमअक्ल लोगों का राज है। वहीं डॉक्टर को जब पता चलता है कि जॉय के हाथ पर वो टैटू नहीं है, तो वो इमरजेंसी अलार्म बजा देता है और डर कर चिल्लाने लगता है, क्योंकि इस समय पर हाथ पर टैटू न होना किसी क्राइम जैसा था। वहीं जॉय उस डॉक्टर को डरा हुआ देख वहाँ से भाग जाता है और अब उसे अच्छे से समझ आ चुका था कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। ऊपर से जिस लड़की को उसके साथ इस एक्सपेरिमेंट में शामिल किया गया था, वो भी पता नहीं कहाँ पर थी। तभी कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और जॉय को पकड़कर कोर्ट में पेश करते हैं। आगे उसका केस लड़ने के लिए उसे एक सरकारी वकील दिया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मार्टिन था, जिसके घर पर जॉय उस कूड़े के साथ आया था। आगे जॉय पर 2 आरोप लगाए जाते हैं। एक, उसने हॉस्पिटल का बिल नहीं भरा था और दूसरा आरोप था कि उसके हाथ पर टैटू नहीं था, और ये दोनों ही बहुत संगीन जुर्म थे। इसलिए वो जज भी जॉय को दोषी मानकर उसे उम्र कैद की सजा सुनाता है। आगे उसे कुत्ते का पट्टा पहनाकर एक टैटू मशीन के पास लाया जाता है, जिसके बाद उसके हाथ पर उसके नाम का टैटू बनाया जाता है। मशीन उससे उसके बारे में कुछ जानकारी पूछती है, जिस पर जॉय कहता है कि नॉट श्योर। अब मशीन को लगता है कि उसका नाम नॉट श्योर है, इसलिए वो जॉय का नाम नॉट श्योर रख देती है। इसके बाद उसे एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर उसका IQ टेस्ट होना था, जिसके बाद उससे दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल पूछा जाता है कि 1 के बाद क्या आता है। जॉय कहता है कि अकल के अंदर 2 आता है। जिसके बाद उससे एक और मुश्किल सवाल पूछा जाता है कि 3 से पहले क्या आता है। जॉय कहता
कहता है कि 2 आता है और क्या आएगा। दरअसल ये सवाल जो कि जॉय को इतने आसान लग रहे थे, बाकी के लोगों को इनका जवाब देने में पसीने छूट जाते थे, जिसके बाद उसे वहाँ से जेल भेज दिया जाता है। लेकिन तभी जॉय को एक आइडिया आता है और वो एक सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मुझे तो आज रिहा कर दिया जा रहा है, तो तुम लोग मुझे वापस जेल में क्यों भेज रहे हो। दरअसल उसने सिक्योरिटी गार्ड को झूठ बोला था क्योंकि उसे पता था कि ये लोग कम अकल के हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है कि गधे, फिर तू यहाँ पर क्यों खड़ा है, जल्दी से उस कमरे में चला जा। और तभी सही मौका देखकर जॉय वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम उस वैश्या रीटा को देखते हैं, जिसने यहाँ पर आते ही अपना धंधा फिर से शुरू कर दिया था और अब उसे भी पता चल चुका था कि इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग बेवकूफ हैं, इसलिए वो इस बात का फायदा उठाती है। वो उनसे पैसे लेकर उन्हें कहती है कि कल आना, और फिर जब वो लोग कल आते हैं तो वो उनसे फिर से पैसे ले लेती है और कहती है कि कल आना। जो सब करके उसकी मोटी कमाई हो रही थी और उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी। उधर जॉय भागता हुआ वापस अपने वकील मार्टिन के घर पहुँचता है और उसे कहता है कि मैं जिस टाइम से आया हूँ उस समय पर टाइम मशीन को बनाया जा रहा था और आज 500 साल बाद तक तो वो मशीन बन चुकी होगी। तो क्या तुम किसी टाइम मशीन के बारे में जानते हो? मार्टिन कहता है कि हाँ, मैं एक ऐसी मशीन के बारे में जानता हूँ जिसके इस्तेमाल से तुम अपने समय में वापस जा सकते हो, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जॉय कहता है कि मैं उस मशीन का इस्तेमाल करके 500 साल पीछे जाऊंगा और तुम्हारे नाम पर एक बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा जिसमें मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे डलवा दूंगा, जिसके बाद आज के समय में जब तुम उस अकाउंट को एक्सेस करोगे तो तुम्हारे पास 10 बिलियन डॉलर होंगे। ये सुनकर मार्टिन कहता है कि इतना खर्चा तो उस मशीन को चलाने में लग जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? जॉय कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसमें 10 की जगह 20 बिलियन डॉलर डाल दूंगा। अब ये सुनते ही मार्टिन खुश हो जाता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस मशीन को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें रीटा मिलती है तो वो उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। अब गाड़ी में जॉय उसे इस दुनिया के बारे में बताने लगता है, लेकिन तभी एक कैमरा उसके टैटू को स्कैन कर लेता है, जिससे पुलिस वालों को भी पता चल जाता है कि जॉय जेल से फरार होकर कहाँ जा रहा था। तभी वो लोग जल्दी से गाड़ी को साइड लगाकर बाहर आ जाते हैं। इसी दौरान पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। वहीं उनमें से एक गधा उन पर आरपीजी फायर कर देता है, लेकिन उसने आरपीजी को उल्टा पकड़ा हुआ था तो वो सीधे एक हवाई जहाज पर जाकर लगती है और वो हवाई जहाज वहीं पर क्रैश हो जाता है। वहीं वो तीनों टाइम मशीन को ढूंढते हुए एक मार्केट में पहुंचते हैं। इसी दौरान वो पुलिस वाले भी वहां पर आकर जॉय को पकड़ लेते हैं, परंतु रीटा और मार्टिन वहां से भागने में कामयाब रहते हैं। आगे जॉय को जेल न ले जाकर सीधा व्हाइट हाउस ले जाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस तो पूरा बर्बाद हो रखा है। आगे वहाँ पर बड़े बड़े राजनेता जॉय को बताते हैं कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी तुम हो, जो कि तुम्हारे उस जेल वाले IQ टेस्ट से हमें पता चला है, और वो टेस्ट पूरी दुनिया का सबसे मुश्किल टेस्ट था। आगे वहाँ पर कई सारी लड़कियों के साथ टेरी आता है, जो कि बॉक्सिंग में एक चैंपियन था और साथ ही एक बहुत बड़ा एडल्ट स्टार भी था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये काला आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति भी था, जो कि जॉय को जेल भेजने की बजाय उसे अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर बना देता है। आगे वो एक कॉन्फ्रेंस में जाता है, जहाँ पर वो पब्लिक से वादा करता है कि इस बार वो बदलाव जरूर लेकर आएगा। कहता है कि तुम्हारे जल्दी ही अच्छे दिन आने वाले हैं, गरीबों के खाते में 2-2 लाख रुपए डाले जाएंगे, और तो और हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा और गरीबी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो तुम सभी कदों से ज्यादा समझदार है। उधर दूसरी तरफ हम प्राइम मिनिस्टर जॉय को देखते हैं, जिसने अपनी मदद के लिए वहाँ पर माइकल को बुलाया था। वो उसे साइड में ले जाकर पूछता है कि वो टाइम मशीन कहाँ पर है। वहीं कुछ देर तक सोचने के बाद माइकल कहता है कि भाई वो तो एक म्यूजियम में है। जॉय कहता है कि ठीक है, तो मुझे वहाँ तक पहुँचने का एक नक्शा बना कर दो। जिसके बाद वो देश के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ खेतों को देखने जाता है। तभी जॉय वहाँ की मिट्टी को हाथ लगाता है और उसे पता चलता है कि मिट्टी की हालत तो बहुत खराब है, इसलिए इस मिट्टी पर फसल का उगना नामुमकिन था। इसी दौरान पुलिस वाले वहाँ पर रीटा को भी उठा लाते हैं, क्योंकि जॉय ने उसे यहाँ पर बुलाने का ऑर्डर जो दिया था। आगे वो मंत्रियों से कहता है कि मुझे इससे पीछे प्राइवेट में कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन वो लोग उसकी बात समझ नहीं पाते तो वो उन्हें इशारे में बताता है। फिर साइड में ले जाकर वो रीटा को मार्टिन का बनाया हुआ नक्शा दिखाता है, जो कि एकदम वाहियात था, क्योंकि उसमें उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आगे जब वो वहाँ से वापस जा रहे थे तभी फसलों में पानी दिया जाता है, जो सीधा आकर जॉय पर गिरता है। जॉय जब उस पानी को देखता है तो वो पाता है कि फसलों में पानी की जगह एनर्जी ड्रिंक डाली जा रही थी, ताकि वो फसलें जल्दी जल्दी बड़ी हो सके, पर इसी की वजह से वो फसलें उग नहीं रही थी। दरअसल 2505 में पानी कोई नहीं पीता था, और पानी तो वो लोग अपना पिछवाड़ा धोने के लिए यूज करते थे। यहाँ तक कि जानवरों को भी एनर्जी ड्रिंक दी जाती थी, और छोटे बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए थे उन्हें भी दूध और पानी की जगह एनर्जी ड्रिंक दी जाती थी। इसके बाद जॉय वापस व्हाइट हाउस पहुँचता है और उन दिमाग से पैदल मंत्रियों के साथ मीटिंग करता है। कहता है कि हमें फसलों में एनर्जी ड्रिंक नहीं बल्कि पानी डालना होगा, लेकिन उसकी ये बातें बाकी मंत्रियों को बिल्कुल समझ नहीं आती। तभी जॉय उन्हें कहता है कि मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैं पेड़ पौधों से बातें कर सकता हूँ। आगे वो खेतों में फसलों से बातें करने जाता है, जहाँ पर वो एक सूखे पौधे से पूछता है कि क्या तुम्हें पानी चाहिए या एनर्जी ड्रिंक। फिर वो बाकी मंत्रियों से कहता है कि पौधे ने मुझे बोला है कि वो पानी पीना चाहता है। अब सारे मंत्री उसकी बात मान जाते हैं, जिसके अगले दिन से खेतों में पानी डाला जाता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी घाटे में जा रही थी,
थी, लेकिन साथ ही इससे देश के बाकी लोगों का भी नुकसान हो रहा था, क्योंकि उस कंपनी ने पूरे देश के लोगों को नौकरी जो दे रखी थी, अब देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का जिम्मेदार जॉय को ठहराया जाता है और कुछ ही दिनों में अब उसे मौत की सजा दी जाएगी, जिसमें उसे बड़े बड़े मॉन्स्टर ट्रकों के नीचे कुचलकर मार दिया जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद वो रात भी आ जाती है जब उसे सजा दी जानी थी, जिसमें उसे मॉन्स्टर ट्रकों का सामना करने के लिए एक छोटी सी ऑल्टो दी जाती है, जिसका इस्तेमाल करके वो बड़ी ही चालाकी से उनसे जीत भी जाता है। लेकिन तभी एक ट्रक ड्राइवर फ्लेम थ्रोवर से उसे जलाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ मेसन और रीटा को पता चलता है कि जिन फसलों में उन्होंने पानी डाला था उनमें अब पौधे उगने लगे थे, इसलिए वो उनमें से एक पौधे को उठाकर स्टेडियम पहुंच जाते हैं और उस काले राष्ट्रपति को उसके बारे में बताने लगते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति उसकी एक नहीं सुनता। तभी रीटा वहाँ पर एक रिपोर्टर को कुछ पैसे देकर उसे खेतों में जाकर उन उगे हुए पौधों की वीडियो का लाइव टेलीकास्ट करने को कहती है, लेकिन वो कदा रिपोर्टर और मेसन एक वैश्यालय के बाहर जाकर आपस में लड़ने लग जाते हैं कि पहले कौन अंदर जाएगा। उधर जॉय की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन तभी दूसरी तरफ उन दोनों की लड़ाई के बीच में रिपोर्टर का कैमरा खेत में जाकर गिरता है, जिससे खेत का लाइव टेलीकास्ट सीधा मैदान की स्क्रीन पर होता है। वहीं वो सभी लोग उगे हुए पौधों को देखकर शांत हो जाते हैं, जिससे ये भी साबित हो जाता है कि जॉय का लिया हुआ फैसला बिल्कुल सही था। आगे जॉय की वहाँ पर खूब तारीफ की जाती है, क्योंकि उसने 200 साल बाद बर्बाद फसलों को फिर से उगाया था। आगे व्हाइट हाउस में पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर जॉय रीटा से कहता है कि हमें टाइम मशीन का यूज करके अपने समय में वापस जाना चाहिए, लेकिन रीटा उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरा उस दुनिया में कोई काम नहीं था, मैं वहाँ एकदम यूजलेस थी, इसलिए मैं ऐसी दुनिया में रहना चाहती हूँ और एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। इसी दौरान राष्ट्रपति ऐलान करता है कि वो नया राष्ट्रपति जॉय को बनाना चाहता है, लेकिन जॉय उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ। जो सुनकर वहाँ खड़े लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हमारी दुनिया के सबसे होशियार इंसान तो तुम ही हो, अगर तुम ही चले गए तो हमारा क्या होगा। जॉय कहता है कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही निकालना होगा। तभी वहाँ खड़ा एक मंत्री कहता है कि हमारी मुर्गी अंडा नहीं दे रही, अब तुम ही बताओ कि इसको कैसे ठीक करें। जो सुनकर जॉय सोचता है कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो गधे मुर्गों को मुर्गियां समझ रहे थे, इसलिए जॉय वहीं पर ही रुकने का फैसला करता है ताकि वो इन लोगों का जीवन सुधार सके। जिसके बाद वो मार्टिन के साथ उस टाइम मशीन को देखने जाता है कि एक बार देखे तो सही कि वो टाइम मशीन कैसी दिखती है, पर वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वो एक म्यूजियम की कुर्सी पर बैठकर पुरानी चीजें देखने को ही टाइम मशीन समझ रहा था। जिसके बाद जॉय को देश का राष्ट्रपति बना दिया जाता है और प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है मार्टिन को। आगे जॉय रीटा से शादी कर लेता है और अब उसके 3 बच्चे भी हैं जो इस दुनिया के सबसे होशियार बच्चे थे। उधर हम प्राइम मिनिस्टर मार्टिन को देखते हैं जिसने कुल 8 शादियां की हैं और उसके 32 बच्चे हैं। और दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।